10:30। कोई प्यास वगैरह लगी है? कुछ चाय शाय पीने का मूड है? पक्की बात है? जूस मंगवा दूँ? चले मुझे भी मंगवा दें, ठीक है ना, मुझे भी पिलाएं आज। कभी तो ऐसा किया करें कि सारी क्लास जो है वो पैसे जोड़े और पैसे जोड़ के जूस मंगवाए। कोई बात नहीं, हम सादे पानी से भी गुजारा कर सकते हैं, उनको पानी का कह दें। और बस इससे पहले मैं जज्बाती हो गया कुछ ना कुछ कह दूं, मैं ब्रेक लगा लूं। क्या स्टेटस, अब कितनी तैयारी हो गई है, कितनी तैयारी रह गई है, यहाँ से शुरू करते हैं। जी मिस, अब शुरू करनी है तैयारी वहाँ से। किताब कवर हो गई है, चलो अच्छी बात है, ठीक है। तो क्या आप दोनों ने वो वेव 1 के सेशंस लिए थे, उनसे कोई फ़ायदा हुआ? चलो गुड हो गया। सर आपको मैंने पहले भी देखा है कहीं, कहाँ देखा है? पीछे वाले कैंपस में देखा है। क्या स्टेटस है? याद कर लिया है, अभी मजीद काम। लॉ के 2 चैप्टर्स रहते हैं, कौन से रहते हैं? दूसरा, ठीक है। तो वो कब तक, एग्जाम तक हो जाएंगे या एग्जाम के फौरन बाद तक हो जाएंगे? सर क्या पहला रहता है, बाकी पूरे हो गए? चलो तैयारी हो गई है, वही केस स्टडीज के अंदर इशू है, थोड़ा ऊंची बोलना है। चैप्टर 1 और 15 नुमान रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है जी, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। तो कितने सवाल हाथ से लिख के किए हैं? लिखे हैं, और क्या वो चेक भी कराए हैं? तो फिर उस लिखने का फ़ायदा, जब उसको रिव्यू ही ना कराया हो तो ऐसे लिखे हुए का क्या फ़ायदा? वो हो गया, बाकी रह गए, वो रह गया, ठीक है। सर मैं क्या, अच्छा आपने बता दिया, ठीक है जी ब्रदर। चैप्टर 1 और 1, 2 या 3? ठीक है सर। सुभान अल्लाह, यानी कि रट्टा सारा साइड पे कर दिया। उस रट्टे में 16, 17, 18 भी कर लिया, 1 भी कर लिया, ठीक है चले गुड जी। वो हो गया, बाकी रह गया, वो रह गया, ठीक है जी सर। नेगोशिएबल पूरा रहता है, तैयार करने वाला रहता है या कॉन्सेप्ट वाइज भी रहता है? जी सर, लुई विटॉन, स्पेलिंग तो सही करवा दो उनसे, विटॉन के स्पेलिंग तो सही करा देते विटॉन के। अच्छा खैर बताएं, ठीक है। वालेकुम सलाम सर, तैयारी कहाँ तक पहुंची ये तो बताएं। बड़ा डिप्लोमेटिक जवाब, नहीं फिर भी कहाँ तक पहुंची तैयारी? अगेन डिप्लोमेसी, कितने चैप्टर रह गए? हम जरा फैक्ट्स के ऊपर बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, एक चीज जो कॉमन मुझे नजर आई है ना, 16, 17, 18 और 1 आप लोगों के भी रहते हैं, मेजॉरिटी के, इनसे पूछते हैं रहता है। सारे हो गए तैयार, बेहतरीन है। फिर तो आपका मेरिट पक्का, यानी कि क्रैमिंग बेस्ड चैप्टर्स अभी भी आपके पेंडिंग पे पड़े हुए हैं, और वो कब तक पूरे हो जाएंगे? मॉक कब से है? 19 से स्टार्ट हो रहे हैं, 19 से, और बीलॉ का कब होगा भला? 20th को। तो क्या तब तक प्रिपरेशन हो जाएगी? ठीक है,
हमारे पास कुछ मज़ीद ऑडियंस आ गई है जी। तैयारी कहाँ तक पहुँची है? उन्होंने कहा सर हमने आते सवाल दाग दिया। अच्छा वो हम बाहर से जा रहे थे, अंदर ना ही आते। तैयारी कहाँ तक पहुँची है? कुछ में कौन से रह गए? कह दें 18, 16, 17, 1 रह गया। ये तो देखा है, कॉन्ट्रैक्ट रह गया होगा, पूरा रह गया कॉन्ट्रैक्ट रह गया। बस बाकी कवर है जी मिस, ये हो गए। अच्छा जी, वही 118 की कहानी चली आ रही है। हाँ ऑलमोस्ट कवर है, वही तकरीबन सेम ही रिजल्ट है। 116, 17, 18 ये आपको पर अभी भी परेशान कर रहे हैं। और आपको मैंने शायद बताया भी था लास्ट टाइम इसकी इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस कितनी है। ये अगर आते हैं तो फिर आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर ये नहीं आते हैं तो फिर आपको फेल होने से कोई नहीं बचा सकता। अभी इन सेशंस का क्या मकसद है? इससे पहले आप लोगों ने चैप्टर बाय चैप्टर किया, टॉपिक बाय टॉपिक करते रहे। ये 3 दिन मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे हमने 3 फुल फ्लेज अटेम्प्ट्स को देखना है, और पेपर स्ट्रेस कैसे हैंडल करना है, रिप्रोडक्शन वाले सवाल कितने आए हैं, उन सब को ज़रा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ देखेंगे कि ICAP ने क्या कैसे टेस्ट किया आप लोगों के साथ। तो तैयार बैठे? आप में से कितने ऐसे बच्चे हैं जो कि ओवर एफिशिएंट बन के स्प्रिंग 23 का पेपर सॉल्व करके आए? डे 1 पे भी ना हम ज़्यादा बच्चों से एक्सपेक्ट कर जाते हैं, और डे 3rd लास्ट के ऊपर भी हम बच्चों से ज़्यादा एक्सपेक्ट कर जाते हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं? क्या आप लोगों के दिमागों में टेक्स्ट तो नहीं भरा हुआ? अभी भी चल रहा है टेक्स्ट दिमाग में, FR1 तो नहीं चल रही दिमाग में? बीलॉ के साथ मोहब्बत करने को तैयार है? इसको अपनाने को तैयार है? शुरू करते हैं। क्या ऊंचा तो बोल लो, वेव 2 में ज्यादा? क्या बात, बेहतरीन सवाल। आगे चलते हैं। असल में वेव 1 की वजह से हमें हिलने का मौका नहीं मिल रहा था। इवन वेव 2 में भी स्लैब नहीं है, बस मेरे पास 1 घंटा ही फ्री है, वो यही है 3 से 4 वाला। उसके ऊपर भी सारी क्लासेस पार्कड है। 4 बजे आपकी है, 6:45 पर ये ख़त्म होगी, 7 बजे एक और बिलो की क्लास शुरू होगी, फिर 8:30 बजे ऑर्डर क्लास शुरू होगी, 9:30 बजे C5 की क्लास शुरू होगी, और 11 बजे तक मेरी आखिरी क्लास ख़त्म होगी। और जब क्लास ख़त्म होगी उसके बाद व्हाट्सएप कहता है कि मुझे उठाओ और जितने बच्चों के सवाल है वो आंसर करो। मैंने आज रात मतलब आज सुबह 3 बजे से रिप्लाई देना शुरू किए थे व्हाट्सएप पे, 5:30 आगे ख़त्म हुआ। तो इस वक्त ये स्ट्रेस का माहौल चल रहा है, ना सिर्फ आपका बल्कि हमारा भी। क्यों? बच्चे अपनी एक्सपेक्टेशंस लेकर आते हैं, तो अगर आपको वो दे के ना भेजा जो आप लोग लेने आए तो फिर क्या फ़ायदा हमारा? ऐसा है कि नहीं? तो इसी खुशी में आप लोग मुझे अब चाय पिला रहे हैं ना। तैयारी कितनी हो गई है? तैयारी कितनी हो गई है? क्या क्या रह गया है? वो तो ले ही लेंगे, चैप्टर रह कौन सा गया? बाकी हो गया, ठीक है जी। सर जी, सर कैसे हैं आप? तैयारी कितनी हो गई है? सारा कवर्ड है। अच्छा, आप में से कोई स्प्रिंग 23 का पेपर प्रिंट आउट निकलवा के लाया हो? कोई भी नहीं? ठीक, कोई बात नहीं। हम फिर इसको कोशिश करनी कि नेक्स्ट टाइम जब आए ना तो ऑटम 23 का पेपर लेकर आइएगा, ताकि आपके हाथ में फिजिकल होगा तो हम उसको ज़रा एक बेटर वे से जज कर पाएंगे। हाँ जी, तो जब आपके हाथ में ICAP का पेपर आता है, आप बैठे हैं एग्जाम हॉल के अंदर, पेपर आ गया हाथ में, तो याद करें हम लोगों ने क्या कहा था, कितने % क्रैमिंग है और कितने % लॉजिक है।
40:60 की रेशो हमने कही थी। आए देखते हैं सबसे पहले कि क्या वो 40:60 की रेशो पूरी हो रही है या नहीं हो रही। अगर मैं आखिरी पेज पे जाऊं यानी कि 6 of 6, तो मुझे 2 सवाल नजर आ रहे हैं, ऐसा ही है, 9 का ए और बी और 10 का ए और बी। जरा मार्क्स काउंट कीजिएगा। 4, 8, 12, 16 और 19। इनमें से कोई सवाल आपको लग रहा हो कि ये लॉजिकल है? कोई सवाल ऐसा है? नहीं। क्वेश्चन 10, डिफाइन प्रिंसिपल ऑफ होल्डिंग आउट एंड स्टेट इट्स एक्सेप्शन। यानी कि वो पूरा पेज आपसे लिखवाने में इंटरेस्टेड है। फॉर हाउ मेनी मार्क्स? और ये सवाल हम लोगों ने देखा था कि ICAB इससे पहले भी 5-6 दफा कर चुका। तो अगर आप बैठे हो इस अटेम्प्ट में और आपको सवाल आ जाए तो आप तो खुशी से पागल हो जाएंगे, क्योंकि वो चीज आ गई है जो कि आपको लिखनी आती है। नीचे देखिएगा, आइडेंटिफाई द विच आर इंक्लूडेड इन द प्रॉपर्टी ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, चैप्टर 13 एंड चैप्टर 12। पार्टनरशिप सरटा फॉर हाउ मेनी मार्क्स? 7। ये बातें आती हैं, लिख दी, साइड पे हो गए। नेक्स्ट पेज किया, प्रॉपर्टी वाली सारी बातें लिखी, 3 नंबर के लिए साइड पे हो गए। मुझे बताइए, अगर आपको ये 7 नंबर आते हो तो क्या 7 में से 7 आना पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल है, मगर कब? जब आपकी क्रैमिंग एक अच्छी बेस के ऊपर सेट हुई हो। ऊपर देख लेते हैं, एक्सप्लेन प्रोडक्ट मार्केट एंड जियोग्राफिक मार्केट, आइडेंटिफाई द प्रैक्टिसेस दैट आर कंसिडर्ड एज डिसेप्टिव मार्केट। चैप्टर बताएंगे कौन सा? नीचे वाला, ऊपर वाला 18। तो 4 और 4 8, और ऊपर पड़ेगा 4 नंबर क्या है? लिस्ट एनी 4 circumstances which the State Bank of Pakistan may revoke। क्या पूछना चाह रहा? कब कब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उस लाइसेंस को रिवोक कर सकता है? सारी बातें पूछ रहा है? नहीं, सिर्फ 4। और चैप्टर कौन सा है? 16। और मैंने क्या कहा था, 16 में से और 18 में से क्वेश्चंस आते हैं। अब 19 नंबर का क्रैमिंग पोर्शन पूरे एक पेज के ऊपर मौजूद है। 19 में से अगर मैं 15 भी ले जाऊं तो पास होने के कितने करीब पहुंच गया? 35 चाहिए। अब मुझे इसके बाद क्या चाहिए पास होने के लिए? 35 नंबर चाहिए। और मेरे पास कितना पेपर अभी भी पड़ा हुआ है? 81। 81 का करें जरा 50%, 40.5। 40.5 तक मैं हासिल कर सकता हूं अगर मैं 50% पे भी जाऊं तो। मगर मुझे इतने भी हासिल नहीं करने, मुझे कितने हासिल करने हैं? और ये 35 पे क्यों आए? क्योंकि हमारा जो क्रैमिंग एरिया था वो स्ट्रांग है। आप मुझे खुद बताएं, 19 नंबर स्ट्रेट छापा और अभी 40 तक हमने काउंट करने हैं। ये कितने हैं? 19। मुश्किल है कोई सवाल इसमें? क्या ये सवाल आज से पहले ICAB में टेस्ट नहीं किया अपने पास पेपर्स के अंदर? बताएं, क्या इनमें से कोई सवाल ऐसा है जो कि आज से पहले टेस्ट या इस अटेम्प्ट से पहले टेस्ट ना हुआ? आप कह सकते हैं कि सर ये वाला सवाल नहीं पूछा हुआ, प्रोडक्ट मार्केट और जियोग्राफिक मार्केट। फिर मैं आपसे एक सवाल करूंगा कि वो पूछता या ना पूछता। हमने क्या कहा था? 16, 17, 18 में से कुछ भी आपने छोड़ना नहीं। तो वहां से वो कुछ भी पूछ सकता, जंगल का बादशाह। तो ये आसान, ये आसान और ये तो बहुत ही आसान। 19 नंबर क्लियर? एक झटके में 19 नंबर आपके हाथ में, इन जस्ट वन सिंगल गो ये 19 नंबर का पेपर आपके हाथ में आ चुका है। आगे चले। हाय अल्लाह। 8B पढ़िएगा जरा।
लिस्ट द एक्सेप्टेबल ग्राउंड्स ऑफ सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी। चैप्टर बताएंगे कौन सा है? नहीं, 6। चैप्टर 6 में 2 लिस्टें दी हुई एंड के करीब, एक वो जो कि सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी है और एक वो जो कि सुपरवेनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। ये क्या मांग रहा है? जो 4 बातें लिखी हुई हैं, 3 बातें लिखी हुई हैं, वो डिमांड कर रहा है आपसे। तो 3 नंबर के लिए अब आप 3 बातें बताएंगे या 4 बातें बताएंगे? आपने पूरी बातें ही बतानी है। ये नहीं सोचना कि चूंकि नंबर 3 है तो मैं 3 बातें बताऊं, क्योंकि वो क्या कह रहा है? लिस्ट द एक्सेप्टेबल। उसने ये नहीं कहा कि 3 बताएं, उसने कहा लिस्ट बता दें। तो जितने पॉइंट्स लिस्ट में हैं वो आपने सारे के सारे मेंशन कर दें। तो सर 19 में 3 ऐड कर दूं, परेशान तो नहीं हो जाएंगे? पक्की बात है। मैं 22 तक पहुंच गया हूं। अच्छा जी, आए थोड़ा सा और पोस्टमार्टम करते हैं। तो इस पेज पे यस, क्वेश्चन 6 देखें। एक्सप्लेन एनी 4 रूल्स रिगार्डिंग द परफॉर्मेंस ऑफ, चैप्टर बताते हैं 7 या 6? 7। यहां पे वो कह रहा है कितने रूल्स बताओ? 4। तो आप कितने बताएंगे? 4। और नीचे देखिएगा, डिस्कस द एनफोर्सेबिलिटी ऑफ एन एग्रीमेंट व्हेन कंसेंट इज कॉज्ड बाय। इसमें क्या पूछ रहा है? वो टेबल जो मैप मिस्टेक का बनता है, याद है वो मैप? तो मिस्टेक का टॉपिक आ गया 4 नंबर के लिए, और 4 नंबर के लिए क्या पूछ लिया उसने? 4 रूल्स। 22 जमा 8 हाउ मच? 30। और अभी तक हम सिर्फ 2 सफ़े देखे हैं, पेज 5 और पेज 6 देखा। और कितना क्रैमिंग पोर्शन मिल चुका है? 30। अब मुझे आपने को एक बात बतानी है, जितने सवाल देखे हैं अगर आपको अभी करने के लिए कहा जाए तो 30 में से कितने मार्क्स हासिल कर सकते हैं? अभी ऐसे ही तैयारी के साथ अगर मैं आपसे कहूं कि जनाब सॉल्व करें, हाउ मच यू कैन टेक इट फ्रॉम, कितना निकाल पाएंगे? कितने? 15 तक जा सकते हैं। 30 का 15, 50% ले सकते हैं। जितनी कम से कम जरूरत है वहां तक हासिल कर सकते हैं। और अगर तैयारी अच्छी हो तो फिर 20 से ऊपर जा सकते हैं, 25 के आसपास जा सकते हैं। 30 में से 25 ले लिए, पास होने के लिए क्या चाहिए? आउट ऑफ। और उस 70 में से अभी 15 के क्या रह गए हैं? अब मुझे बताएं, विदाउट ऑप्टिंग एनी लॉजिकल क्वेश्चन, क्या पेपर पास करना इतना मुश्किल है? ये जो हम टेंशन लेके बैठ जाते हैं, यार बीरो में तो सिनेरियोज आएंगे, मुश्किल चीजें आएंगी। आई कैप ना, उसकी अप्रोच ये है कि अगर एक बंदा गुड़ से मर सकता तो जहर में पैसे क्यों खर्च किए गए? जब आप कोई सीधे सवालों के आंसर नहीं आते होंगे तो डू यू एक्सपेक्ट कि आप लॉजिकल सवालों के आंसर दे देंगे? पता है बच्चे में ना एक साइको होती है, उसको कहो ना रट्टा लगाना है, नहीं सर मैं तो कॉन्सेप्ट्स, आप मुझे बस कॉन्सेप्ट दे, मैं अपने अल्फाज में फर लिखने को तैयार हूँ। अच्छा यार ये कॉन्सेप्चुअल है, लिखो। सर जी वो लिखा नहीं जा रहा, अगर क्रैमिंग होती ना तो मैं आग लगा देता। ये बच्चे करते हैं ऐसा। तो बीला का पेपर मजे की बात है, मिक्सचर है। आपको अगर लॉजिक आती है आप लॉजिक से भी पास हो सकते हैं, और आपको अगर क्रैमिंग आती है आप क्रैमिंग से भी पास हो सकते हैं। मजीद आगे चले जाते हैं। अच्छा जी, पिछले पेज पे यस, मैंने कहा था चैप्टर 1 में से कम 5 नंबर और मैक्सिमम 8 नंबर। और ये सवाल कितने मार्क्स का है? और सवाल क्या है? हाउ ऑर्डिनेंस इज प्रोमलगेटेड इन पाकिस्तान। और ये सवाल मेरा ख्याल से आई कि आपने कोई 3 से 4 दफा तो पास्ट पेपर्स में लाजमी टेस्ट किया होगा।
और अगर इतने सवाल करने के बाद भी ये 4 नंबर का सवाल हल नहीं होता तो क्या खुद को बुरा भला कहने का हक रखते हैं आप लोग? क्या कहना चाहिए? कहना चाहिए ना, बिल्कुल कहना चाहिए। तो 30 + 4 34। ले सर, मुबारक हो, 34 नंबर का सीधा रट्टा आपके पॉकेट में। 34 का सीधा रट्टा। आपको एक चीज और याद कराता हूं, हमने कहा था 100 नंबर का पेपर है, 15 के एमसीक्यूज हैं, 85 का सब्जेक्टिव है। इस 85 के 2 हिस्से किए थे, एक 40% और एक 35 का 40%, सॉरी 85 का 40% लेके बताएं आंसर क्या आता है? $34 नहीं आता? ऐसा आता कि नहीं आता? तो सर ये क्या मैं नजूमी बन गया हूं? एम आई नजूमी? आई कैप का ट्रेंड ही है। याद रखिएगा, अगर आई कैप ने कोई चीज कमिट की है ना, उसकी पूरी कोशिश होती है कि वो उसको 100% क्या करे, हमेशा फॉलो करे। तो उसने कहा 85 का 40% थ्योरेटिकल दूंगा, टाइप 1 दूंगा, एग्जैक्ट उतने नंबर उसने टाइप 1 के आपसे पूछे। और पता है इस अटेम्प्ट का रिजल्ट क्या है? चले गेस करें कितने % बच्चे इस अटेम्प्ट में पास हुए होंगे, बताएं। मेरे पास स्टैट्स हैं, बताएं। वैसे मैंने खुद भी नहीं अब तक चेक किया, मैं भी खुद चेक करने लगा। कितने % बच्चे इस अटेम्प्ट में पास हुए थे? आई क्या कहता है, अ डिक्रीज इन द ओवरऑल रिजल्ट वॉज ऑब्जर्व्ड इन दिस सेशन। यानी कि इस सेशन में बहुत सारे बच्चे क्या होते गए, फेल होते गए। इससे पिछली अटेम्प्ट यानी कि ऑटम 2022 की अटेम्प्ट में एज पर द स्टैट्स 41% बच्चा पास हुआ था। कितना? आई कैट में लूट सेल मिला लगाया हुआ था। 41 यानी कि 100 बच्चों में से कितने, 41 बच्चे पास होकर निकल रहे थे। और इस अटेम्प्ट में आई कैप ने उसको गिरा के 31 कर दिया। 31, 10% का डिक्रीज। और पता है 4 सवाल ऐसे थे जिसमें बच्चे जवाब देने से कासिर थे। अब इनको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन 2, 4, 5 और 7। कौन सा क्वेश्चन है? 4, 5 और, यानी कि आप तैयार हो जाएं, ये 4 सवाल तो आप आज लिख के जाएंगे। डन? यहां तक ओके? ठीक है जी। अब थ्योरेटिकल तो हमने देख लिया, आइए जरा एमसीक्यूज पे चलते हैं। और एमसीक्यूज कवर करने के बाद यानी कि 34 ये कवर हो गए, 15 के एमसीक्यूज तो कितने हो जाएंगे, और उसके बाद बाकी का 51 नंबर देखते हैं। 15 का 40% क्या होता है? 6। तो 6 एमसीक्यूज ऐसे होने चाहिए, 6 नंबर के एमसीक्यूज ऐसे होने चाहिए जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है। तैयार है? देखते हैं। मुझे बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं। वो कहता है विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 इंक्लूड्स आर्टिकल्स related to distribution of revenue between federation and provinces. revenue चलें, आप आई कैब में बैठे हुए हैं, समझ नहीं आ रहा मैं किसको टिक करूं। आइए देखते हैं क्या हमारे पास कोई गैस था या नहीं। ये वर्ड क्या लिखा हुआ है? रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू क्या होता है? पैसा, इनकम, सेल। फंडामेंटल राइट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी, ये तो बहुत दूर का।
फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, बहुत दूर का। याद रखिएगा हमेशा 4 ऑप्शंस में से 2 तो बहुत दूर की होती हैं, वो हमेशा क्या होती हैं, गलत होती हैं। तो ये 2 तो हट गए। रिलेशंस बिटवीन फेडरेशन एंड प्रोविंस, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, ये है रिलेशन यानी कि ताल्लुकात। और नीचे तो रेवेन्यू किसके साथ ज्यादा जुड़ता है, तो ऑप्शन कौन सी होगी, डी, डेल्टा। 1 नंबर आ गया। चले मुझे आपने MCQ 2 सॉल्व करके बताना है, इसका आंसर क्या है, आपकी नजर में क्या है। हाँ जी, क्या कहते हैं आप, तो आप ही मुझे बताना। सुबहान अल्लाह। तो क्या है, हम 2 आंसर देकर आ सकते हैं कैब में, हम ये लिखकर आ जाएंगे मेरा दिल कह रहा है ए, नहीं तो डी तो पक्का ही पक्का है, ऐसे करना है। तो कोई एक ऑप्शन देना, नहीं मजा नहीं आया, कोई एक ऑप्शन बताए। चले काम करते हैं, वोटिंग कराते हैं। आप में से कितने हजरात कहते हैं ए, कितने हजरात कहते हैं बी, है कोई बी वाला? मतलब जब मैं हजरात कह रहा हूं तो उसमें खवातीन भी शामिल हो जाती हैं। कितनी खवातीन, अच्छा जब मैं खवातीन कहूंगा उसमें हजरात शामिल नहीं होंगे। तो ऑडियंस सी पे कितने लोग यस करते हैं? ठीक है, सारे डी वाले हैं। क्यों? SC एक क्लिनिक है जानवरों की, जो कि पार्टनरशिप फर्म, जिसमें जिया और सोहेल कौन है, पार्टनर्स। उस पार्टनरशिप फर्म ने मेडिकल इक्विपमेंट परचेज किया किससे, रिजवान मेडिकल से। वो लोग परचेजिंग करते रहते हैं। 6 मार्च एक पार्टनर जाता है RM के पास और कहता है कि मुझे क्या चाहिए, एक ऑटोमेटिक व्हील चेयर चाहिए, जिसकी वैल्यू क्या है, 9 लाख। और क्या उसको फर्म के लिए चाहिए, उसको अपने पर्सनल यूज के लिए चाहिए, अपने बेटे के लिए चाहिए। और प्रॉमिस किया कि वो पैसे कब देगा, 3 हफ्तों के बाद। RM ने उसको डिलीवर कर दी व्हीलचेयर, और दूसरे पार्टनर को पता नहीं था कि पहले पार्टनर ने ऑर्डर प्लेस किया। बताएं क्या कंपनी, ये जो सप्लायर था, वो फर्म को 9 लाख के लिए लायबल कर सकता है अगर जिस पार्टनर ने, जिया ने जो व्हीलचेयर परचेज की थी, वो 3 हफ्तों के बाद पैसे पे ना करे? तो क्या ये फर्म से आगे डिमांड कर सकता? क्यों? नो के भी 2 ऑप्शंस है। क्यों? तो उनका भी तो काम यही है, मेडिकल इक्विपमेंट्स क्लिनिक खोल के बैठे हुए हैं। तो क्लिनिक में तो इस्तेमाल होती होगी व्हीलचेयर। हाँ 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 हाँ, यही है। कौन था? ये क्लिनिक इंसानों की थी, जानवरों की थी। तो अगर मेडिकल इक्विपमेंट खरीदा जाता है जानवरों वाला, तो वो फर्म के ऑर्डिनरी कोर्स का पार्ट बनता। मगर ये किसके लिए क्या खरीद रहा है, इंसान के लिए कुछ खरीद रहा है। तो इसलिए कहा जाएगा कि ये फर्म के ऑर्डिनरी कोर्स का पार्ट नहीं था। अब अगर ये पॉइंट क्लिक कर जाए तो क्या 1.5 नंबर लेने से कोई रोक सकता है? 1.5 नंबर का MCQ है ये, 1 नंबर का नहीं है। 0.5 एक्स्ट्रा दे दी। हाँ, अगर इक्विपमेंट लेता
जानवरों के लिए लेता तो फिर ए था, इट वॉज इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स में क्यों नहीं गया? क्योंकि ऊपर जानवर नीचे। वो अलग बात है अगर घर में अपने बेटे को वो जानवर कह के पुकारता तो वो टॉपिक अलग है। अच्छा जी, ये थर्ड तो मुझे बहुत ही आसान लग रहा है। बी, बी चने से बने फोर्थ भी कर दो। ध्यान से पढ़े। हाँ जी, आवाम की क्या राय है? क्यों ए, क्यों नहीं? नोटिस किसको दिया जाता है? एक्टिव या वर्किंग पार्टनर्स को। तो इस सवाल में उसने एक हिंट दी, क्या? ऑपरेशंस कौन चला रहे हैं? मुतज़ैन। तो ये दोनों कौन हो गए? इन दोनों को देना चाहिए, दोनों में से किसी एक को, किसी एक को भी दिया जा सकता। तो और या एंड? और कितने मार्क्स हैं इस पूरे पेज पे? डेढ़ के दो थे और एक का एक था। कितने हो गए टोटल? 3, 4 और ये 5 में मुश्किल थे। 34 का रट्टा आया चुका है, +5। वी आर वेरी क्लोज टू पास। कुछ मोटिवेशन आ रही? मुझे खुद बताएं, पहले पेज के 5 नंबर मुश्किल हैं? अभी भी लग रहा है मुश्किल है? अच्छा, चलो देखते हैं कि आप इसके साथ क्या सलूक करते हैं। 2 नंबर का एक एमसीक्यू, 2 नंबर का एक एमसीक्यू। जनता जनार्दन क्या कहती है? चैप्टर 9 खोल लें। मुझे नहीं पता, मैं तो आपसे पूछने आया हूँ। दो नंबर का सवाल है। मैंने चीज़ एक बताई थी कि आपने कैलकुलेटर एग्जाम में साथ, आप समझ आई क्यों बात? एक भाई ने कहा सी 1 लाख रुपया, लिख लेते हैं। सी का हमारे पास 1 वोट आ गया। ए के हक में कितनी है? ए वाले कितने हैं? आप ए वाले हैं और ए में कोई है? ए मल्टीप्लाई, ये मैंने मल्टीप्लाई किया, क्रॉस नहीं किया। ए एनीवन जो ए के हक में हो। बी के हक में कितने हैं और डी के हक में कितने हैं? बताएं। और आवाम परेशान।
नहीं होना बनता भी, ये 2 नंबर का MCQ है, 2 नंबर लूज तो नहीं कर सकता, मगर 2 नंबर हासिल करने के लिए मुझे मैक्सिमम कितना टाइम लगाना चाहिए? 3 से 4 मिनट, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। हाँ जी, आपने कहा बी है, यानी कि एग्जाम में पहले आपने ए लिखा होगा, फिर आपने क्रॉस लगाया होगा, फिर आपने कहा ओहो क्या होना चाहिए था? बी। अगर बी सही भी हुआ ना तो आई क्या करेगा? तो लास्ट वाली बातें याद है, जब प्योर आपको पता हो कि इसका आंसर क्या है, सिर्फ उसी वक्त आपने उसको लिखना है। हाँ जी बताएं मुझे, कभी बी कहते हो, कभी सी कहते हो, कभी ए कहते हो। चले वोटिंग कर लेते हैं। ये तो 2 लाख तो सीधे सीधे है ना, ये वाले कौन से हैं? ये कितने % ऑडियंस इसको मानती है? ये तो आप लोगों ने बताना, मुझे नहीं आता चैप्टर 9। लाख वाले कितने हैं? लाख वाले कितने हैं? लाख वाला कोई है हमें? ठीक है। 85,000 वाले कितने? 2 3 4 5 6 तकरीबन आधी वहां में। और 10,000 वाला कोई? 10,000 10,000 10,001 10,002 10,000 sold. The correct option is 85,000. Yes. कैसे है? Yes. ये 85 2 चीजों से मिलकर बना, एक ऑर्डिनरी डैमेज और एक आइए देखते हैं कैसे बना। 500 केजी जाना था 800 के हिसाब से, और इससे इसको क्या प्रॉफिट मिलता? इस 1 लाख प्रॉफिट से क्या मुराद है? उसकी कॉस्ट कितनी होती है? निकाली थी। जब उसको लाख रुपए मिलेगा चीज बेच के 800 रुपए के हिसाब से, तो इस लाख रुपए के प्रॉफिट की क्या वर्किंग हुई होगी? निकाले जरा, उसकी कॉस्ट कितनी आ रही है ना? कितने केजीस माल है भाई? 500 केजी तो माल है, तो लाख रुपया प्रॉफिट कमाने के लिए उसने कितने रुपए पर केजी बेचा होगा? क्या हो गया? सिंपल मैथ है यार। ये देखे ना, क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, इसको एक्स कर लेते हैं। ये कितनी हो जिसमें से हमें प्रॉफिट ये आ रहा है और सेल है 500 इंटू 800। आप निकालें। दो सौ ही है ना, तो 200 का प्रॉफिट। 200 के प्रॉफिट से क्या मुराद है? कॉस्ट कितनी? अगर 800 की सेल प्राइस है तो कॉस्ट कितनी होगी? 600। कॉस्ट कितनी होगी? अब नीचे आए, जिसने प्रोवाइड करना था उसका फार्म डिस्ट्रॉय हो गया, उनको लगा कि ये उसको प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने मार्केट से उतना ही मीट परचेज कर लिया और अपना काम चला दिया। मगर जिन्होंने प्रोवाइड करना था, जो सेलर है, उन्होंने मार्केट से खरीदा कितने के हिसाब से? इसका मतलब है कि उनको मार्केट से महंगा मिला या सस्ता मिला? 600 का ही मिला। पहले भी 600 का पड़ रहा था और अब भी 600 का ही पड़ रहा। मगर जिनके पास जाना था उन्होंने कबूल किया नहीं किया, तो इनको मार्केट में कितने का बेचना पड़ गया? 650 का। कितने का बेच? 800 का। तो कितना पर केजी नुकसान हुआ? और केजीज हैं कितने? मल्टीप्लाई करें, आ गया 75,000। इनकर्ड एडिशनल ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ऑफ रुपीज, ये क्यों ऐड होंगे? इस वर्ड की वजह से
एडिशनल, क्योंकि अगर ये कुछ ना होता तो ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पड़ते नहीं पड़ते। ये क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि उसके साथ ये डायरेक्टली अटैच्ड है। तो 75 जमा 10 इज इक्वल टू, अब सवाल आपसे ये है कि ये 2 लाख रुपया क्या था, तो क्या पेनल्टी पेबल नहीं होती? हमने 2 लाख क्यों नहीं लिया? ये कहाँ लिखा हुआ? ये कहाँ लिखा हुआ? कहाँ लिखा हुआ? दिखाएं दिखाएं कहाँ लिखा हुआ? विच एवर इज लोअर। मुझे आप निकाल के दे दें, ठहर जाए, निकाल के दें। आप बुक चेंज करवा दें, आप बुक चेंज करवा दें, मुझे कॉन्सेप्ट निकाल के दें। विच एवर इज लोअर, बताएं बताएं बताएं। 2 लाख को हमने क्यों नहीं पकड़ा? ये 2 लाख क्या है? ऑर्डिनरी डैमेज है, स्पेशल डैमेज है, ये पेनल्टी है। कि अगर हम में से कोई भी पूरा ना कर पाया तो वो दूसरे को क्या देगा? और ये पेनल्टी किसके डिस्क्रिप्शन पे होती है? कोर्ट के। कोर्ट आगे फैसला करेगा कि ये ज्यादा है या कम है, तो इसलिए इसको हमने काउंट नहीं किया। और क्या लिया है? 75 और कितना हो गया? 85। डन। क्या एक्सीड नहीं कर सकता, या सेम करेगा या कम करेगा? डन। जी 6th जरा करिए सॉल्व। Fix an amount if you paid in breach of contract. It is called penalty. In such cases, court allows reasonable damage. Court allows. यानी कि जो 2 लाख ने फिक्स कर दिया, अब कोर्ट की डिस्क्रिप्शन ये है कि इस 2 लाख को उतना ही रखे या उससे कम कर दे, कोर्ट बढ़ा नहीं सकता। तो ये नहीं है कि ऑर्डिनरी और इसमें डिफरेंस लेना, वो नहीं है। ये जो उन्होंने डिसाइड कर दिया 2 लाख, कोर्ट इसको कम कर सकता मगर इससे ऊपर नहीं जा सकता। जितना कम करेगा उतनी पेमेंट की जाएगी। कब? जब पेनल्टी ये लिखा हुआ जी 0.6। क्यों? एक बंदे ने जाके कली शुरू कर दी और दूसरा बंदा उसको खिड़की से देख के कह रहा है ओके ओके करते रहो। उसको रोक सकता था, वो उसको रोका नहीं। तो कली करना बगैर पूछे इम्प्लाइड ऑफर, खामोश रहना इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, कई कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब पेमेंट करनी पड़ेगी बेचारे को। ठीक है जी, तो डेट नंबर मिल गया आपको। मुश्किल लग रहे हैं एमसीक्यूज। 5 जमा 2 7 जमा 1.5 8.5 नंबर तो आप लोगों ने निकाल नहीं है 15 में से। अब तो पढ़ने वाले हो गए यार। चलें 2 एमसीक्यूज आपके सामने हैं, दोनों ही ट्राई करें। हाँ जी 2 एमसीक्यूज आपके सामने हैं, 7th और 8th। तीन नंबर निकाल लें। सेवंथ का क्या है? मुझे तो डी लग रहा है। डी नहीं, सी भी नहीं है, बी भी नहीं है, ए भी नहीं है। क्यों ए क्यों है?
एंटीक लैंप है ना, यानी कि उस तरह का लैंप मार्केट में और अवेलेबल नहीं होगा, तो सी तो फारिग हो गया। फिर ए है, जब उसने बेच दिया तो अब वो परफॉर्म करने से क्या हो गया है, इम्पॉसिबल। एट्थ बताएं, बल्कि एक सेकंड, एट्थ भी बताएं, नाइन्थ भी बताएं। ए बी सी डी, ए वाले कौन कौन है, हाथ खड़ा करें, जो ए पे हैं वो अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं, एक दो और बस दो। बी वाले कितने हजरात हैं, बीटा वाले कितने हजरात हैं, कोई भी नहीं, आप है। सीटा आई मीन चार्ली वाले कितने हजरात, दो, ठीक है, मेजॉरिटी। डेल्टा वाले, ये चार्ली वाले इतने मेजॉरिटी में क्यों एकदम से, क्या रीजन है आपको, क्यों लग रहा है कि इसका आंसर वाकई में सी है? भाई मुझे बताइए, सबसे पहले क्या होती है, ऑफर, ऑफर हो रही है, कहां पे होती है, ये एग्री कर गई है कि अपनी गाड़ी बेचेगी, तो एग्रीमेंट अगर हो रहा है तो उसके पीछे क्या हुई होगी, इसका मतलब है कि प्रॉमिस तो बन गया। अब प्रॉमिस में क्या ऐड करूं, कंसिडरेशन ऐड करूं। कंसिडरेशन के एसेंशियल्स क्या क्या कहते हैं, क्या कंसिडरेशन हम फ्यूचर पे डिसाइड कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो उस वक्त की मार्केट प्राइस होगी वो ले लेंगे, हम ये भी कह सकते हैं कि कंसिडरेशन जो अगला बंदा तय कर देगा वो कर लेंगे, क्या ये कह सकते हैं? जाए जरा खोलें, बुक्स तो आपके पास होंगी, अगर ओपन करें, कंसिडरेशन के एसेंशियल्स में जाएं और वहां पर जाके ढूंढें कि क्या कंसिडरेशन हम फ्यूचर पे फेंक सकते हैं। कीपिंग इन माइंड के कॉन्ट्रैक्ट पूरा उस वक्त होता है जब कोई चीज अनसर्टन ना हो। जरा रिपीट कीजिएगा, एसेंशियल्स क्या क्या हैं कंसिडरेशन के? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, ठीक है, मे बी फ्रॉम और एनी अदर पर्सन, एनी अदर पर्सन, एट डिजायर ऑफ प्रोमिसर, और कोई वैल्यू में होनी चाहिए, फ्री में ना हो, इनएडुकेट और मस्ट बी रियल। यानी कि कंसिडरेशन मैं भी तय कर सकता हूं और मेरे बिहाफ पे कोई और भी तय, मगर दूसरी पार्टी को वो कंसिडरेशन माननी पड़ेगी। मुझे ये बताइए, एग्रीमेंट किस चीज़ का हो रहा है? गाड़ी क्या ऐसी चीज़ है जिसकी मार्केट वैल्यू नहीं होती? क्या इसकी मार्केट वैल्यू लगवाई जा सकती है जाके? ये हो ये रहा है कि दो बहन भाई कह रहे हैं कि जो तीसरा भाई डिसाइड कर देगा उसके ऊपर हम लोग गाड़ी बेच देंगे। तीसरे भाई ने जाके प्राइस कब डिसाइड की है? यानी कि 2 हफ्तों के बाद। और असल कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद कब रखी गई है?
5 तारीख को, तो कॉन्ट्रैक्ट 5 को माना जाएगा या 20 को माना जाएगा? 5 को माना जाएगा। बुनियाद रख दी है, एग्रीमेंट हो गया, और डेफिनेटली जब एग्रीमेंट हुआ होगा तो उसकी दीगर वैलिडिटी भी होगी। कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही गया होगा 5 तारीख को। जब कॉन्ट्रैक्ट बन गया, मगर कंसिडरेशन क्या है उसमें अभी तक? अनसर्टन। और ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप मार्केट में उसके वैल्यू लगवा नहीं सकते। गाड़ी एक ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी मार्केट वैल्यू इजीली अवेलेबल ना हो। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? इसका मतलब है कि 5 तारीख को इनको चाहिए था कि उस गाड़ी की वैल्यू लगवा लेते। जो भाई पे छोड़ बाउंड कब हो गई है? 5 को। तो क्या अब ये बैक ऑफ कर सकती है? नहीं। तो ऑप्शन क्या था? सी। अच्छा, अगला एमसीक्यू था, मैं ज़बानी बता देता हूँ। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में जो डेथ की बात होती है, क्या वो एक वैलिड टाइम काउंट करता है या नहीं करता? करता है। अच्छा, शादी, मैं इसकी शादी के बाद पेमेंट कर दूंगा, मैं इसकी शादी के बाद पेमेंट कर दूंगा, वो अनसर्टन है। शादी होती है नहीं होती है, वो क्या है? अनसर्टन है। मगर डेथ सर्टन। तो जो 9th है उसका ऑप्शन क्या होगा? डेल्टा। चलो जी, नुमान भाई। वो क्या था? 2457 था ना असल में, उसमें आई कैप ने भी कुछ ज्यादा की थी। अच्छा जी, अब आपके पास 10th एमसीक्यू शो हो रहा है। ज़रा वर्किंग करके बताएं 1 नंबर के लिए क्या रेलेवेंट डेट आप देखेंगे? कीपिंग इन माइंड का ये पोस्टर रूल नहीं है। अगर आप लोग इसको पोस्टर रूल बनाकर सॉल्व करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। ये खतों वाला सीन नहीं है। सवाल में घुमाने की कोशिश की है, पोस्ट का वर्ड यूज कर रहा है, डिफरेंट डेट्स भी डाल रहा है, मगर दिस इज नॉट पोस्टर रूल। सी, मुझे तो डी लग रहा है, 6 मार्च। चले मैं इसको आसान कर देता हूँ। सी किसने कहा था? मैंने आपके पैसे देने हैं और आप मेरे पास पैसे लेने के लिए आए 5 तारीख पे। मैंने कहा अभी मेरे पास कैश नहीं है, मैं आपको ऑनलाइन डिपॉजिट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? मैंने मिज़ान बैंक की ऐप खोली, आपका अकाउंट नंबर ऐड किया, पेमेंट कर दी। मेरे बैंक से डिडक्ट होगी मगर इनके अकाउंट में पहुंची नहीं। इनके अकाउंट में क्यों नहीं पहुंची? कुछ इंटरनेट के इश्यूज चल रहे थे। इनके अकाउंट में ट्रांसफ़र हुई अमाउंट अगले दिन जाके। मुझे ये बताइए, डेट उस दिन डिस्चार्ज हुआ जिस दिन मैंने पेमेंट की, या उस दिन डिस्चार्ज हुआ जिस दिन इनके अकाउंट में पैसे गए? क्या पेमेंट कर देना, मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया, आप तक नहीं पहुंचे,
मैं अपनी बुक्स में से क्या उस दिन लाइबिलिटी माइनस कर सकता हूँ? नहीं, पैसे हैं, पैसे हैं, फ्रॉड नहीं कर रहा। आपने देखे भी हैं, आपने अकाउंट में देखे भी हैं पैसे, मैंने पेमेंट कर भी दी है, उसका स्क्रीनशॉट भी आ गया है कि आपके पैसे ट्रांसफ़र हो गए, मगर आप तक वो पैसे पहुंचे नहीं। आप तक पैसे पहुंचे हैं अगले दिन जाके। मैं अपनी बुक्स में से ये पैसे उसी दिन माइनस करूंगा जिस दिन मैंने आपको पेमेंट कर दी, मगर आप अपनी बुक्स में से कब माइनस करेंगे? जब आपको पैसे। तो मुझे बताइए किस दिन ये चेक भेज रहा है, तो पेमेंट किस दिन रिकॉर्ड होगी? 26। पेमेंट कब रिकॉर्ड होगी? 26 को रिकॉर्ड। ये सवाल क्लियर हुआ? ये सवाल समझ आता है? अली के वाले से कर रहा था ना। अली ने पैसे देने थे 5 लाख रुपया, किसका? बिलाल का। तो अली का डेट कब डिस्चार्ज हुआ होगा? जब उसने पेमेंट कर दी होगी। तो वो कब कर रहा है पेमेंट? 26 तारीख। चलिए ये बताएं बिलाल के अगेंस्ट कब माइनस करेगा पैसे? बिलाल के अकाउंट में पैसे कब गए हैं? 2 मार्च को। तो बिलाल के लिए क्या था? सी, और अली के लिए क्या था? ए। चलो जी आखिरी एमसीक्यू करें। अब ऐसा होगा 15 के 15 आसान भी नहीं होंगे, मगर 15 के 15 मुश्किल भी नहीं होंगे। हमारे पास फिर भी 10-12 नंबर का मार्जिन हमेशा होता है एग्जाम। ये कर फारूक भाई, अब मुझे खुद बताएं थोड़ा सोच के, 1 सेकंड उसको होल्ड करें। आप लोग पेपर देके आए, आते साथ ही एमसीक्यू का सलूशन चाहिए, एमसीक्यू का सलूशन चाहिए। अब किसी टीचर ने किसी और नजरिए से बनाया होगा, किसी ने। अब शायद इसे पिछले सवाल में किसी ने वो 10,000 ऐड किया, किसी ने वो 10,000 ऐड नहीं किया, तो आंसर कैन बी 75 और आंसर कैन बी 85। अब अगर आपने लगाया था 85 और एक सोल्यूशन आया जिसमें लगा हो 2 लाख, असल में ठीक किसका था? आपका। मगर वो सोल्यूशन देके आप क्या हो गए? पैनिक कि मेरा एमसीक्यू क्या हो गया? गलत हो गया। तो वो सोल्यूशन आपको यहाँ पैनिक करेगा, या जो आपने सही भी किया, जो आपने गलत भी किया है, शायद उसको भी वो क्या कहे कि वही ठीक था। तो तभी हम कहते हैं कि आपने पेपर के फौरन बाद सोल्यूशन पे नहीं जाना। क्या करना है? नहीं जाना। हाँ जी, चौंतीस नंबर का रट्टा, 15 नंबर के एमसीक्यूज अभी लास्ट वाला रहता है, वो करते हैं। आपको पता है बच्चों के कौन से एमसीक्यूज गलत हुए इस अटेम्प्ट में? देख लेते हैं। आईक्यूब कहता है, जब तक ये ऑन हो जाए, परफॉर्मेंस इन एमसीक्यू नंबर 4, 5, 8 और 10 वॉज बिलो एवरेज। 10 तो यही है ना, डेट्स वाला। उसके बाद 8 कौन सा बना? कॉन्ट्रैक्ट कब बना? 1 सेकंड में पति बात पूरी कर लूं। उसके बाद क्या था? 5 क्या था? पैसों वाला। और इसके बाद 4 में क्यों बच्चों ने गलती की होगी? ये तो आसान सा था, क्योंकि इसमें 3 भी थे और भी था और एंड भी था, तो बच्चे के पास कंफ्यूज होने के काफी मौके थे। आगे कहता है इट इज एडवाइज टू राइट ओनली द करेक्ट ऑप्शन। इंस्टेड बच्चों ने क्या किया? पूरी वर्डिंग्स, पूरी स्टेटमेंट उठा के लिखनी शुरू कर दी, जो कि हमने मांगी आपसे नहीं थी। कहता है फ्यू एग्जामिनीज ईदर अटेम्प्टेड टू ओवरराइट देयर चॉइसेस इंस्टेड ऑफ क्लियरली मेंशनिंग द सिलेक्टेड ऑप्शन legibly, or selected 2 options instead of 1.
ड्यू टू विच मार्क्स कुड नॉट बी अवॉर्डेड। तो अगर आप दो ऑप्शंस लेकर आ रहे हैं तब भी आपको ICAP ने माफ नहीं किया। अगर एक ऑप्शन पहले लिखी थी उसको काट के दूसरी लिखी है तो उसके भी नंबर आपको नहीं मिले। जी ये MCQ था फारूक भाई वाला। यानी कि आपने एक MCQ गलत किया, उसको ठीक करने के बजाय आपने पूरा काट दिया, पूरा सवाल काट दिया। जब आपने पूरा सवाल काट दिया और पूरा ही सवाल दोबारा से अटेम्प्ट किया, वो वैलिड है, वो कर सकते हैं। मगर उसके अंदर MCQ को काट के ठीक करना ये अलाउ नहीं। जी करें। 11th ICAP ने कहा इसमें मसला नहीं। हाँ जी D, B एंड D फिर सोच लो, तसल्ली से सोचो। वही बात होगी ना कि बच्चों ने जब 2 MCQs लिखे, ICAP ये तो कह रहा है कि इस तरह का कॉन्सेप्ट हमें नहीं बताना, पहले अपना कॉन्सेप्ट सीधा करो फिर मुझे इसका जवाब दो। देखें सोचें, आराम से सोचते हैं, जल्दबाजी थोड़ी है। 1.5 नंबर हासिल, देखें शायद क्रैमिंग वाले सवाल में पूरा 1.5 नंबर ना मिले या 2 नंबर ना मिले, 2 में से, मगर यहाँ पे आपको पूरे 1.5 नंबर मिल सकते हैं सिर्फ एक टिक की बेस पे। अब सोचें, तसल्ली के साथ सोचें। Farooq Brothers is a trading firm having how many partners? Firm is engaged in the business of imported electronic equipments. ये underline कर लें, electronic equipments. Under the mutual agreement of all the partners, 2 पार्टनर्स को जिम्मेदारी दे दी है कि वो फर्म को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। यानी कि 2 एक्टिव हैं और 3 साइलेंट कह लें, स्लीपिंग कह लें, वो नॉन एक्टिव पार्टनर। कंपनी या फर्म नॉर्मली इंपोर्ट करती है वॉशिंग मशीन और AC। तो अच्छा एक सेकंड, वॉशिंग मशीन और AC क्या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है? फारूक हैज बीन इवेलुएटिंग द ऑप्शन टू इंपोर्ट इलेक्ट्रिक इंडक्शन कुकर्स ड्यू टू ह्यूज डिमांड ऑन द अकाउंट ऑफ गैस शॉर्टेज। फारूक ने ये प्लान शेयर किया जुहेब के साथ। जुहेब कौन है? दूसरा एक्टिव पार्टनर। हु ऑब्जेक्टेड ऑन द बेसिस दैट द गैस शॉर्टेज इज अ टेम्परेरी प्रॉब्लम। उसने कहा ये कोई लंबी चौड़ी प्रॉब्लम नहीं है, टेम्परेरी है, अगर हम मंगवाएंगे भी तो हमारे बिकेंगे नहीं। पहला सवाल, इंपोर्ट करने से कोई मसला है? नहीं, यानी कि ऑप्शन A भी ठीक है, B भी, C भी और D भी। अब आगे चलते हैं। एक्टिव 2 हैं और नॉन एक्टिव 3। क्या बिजनेस की नेचर में चेंज आ रहा है? बिजनेस की नेचर में चेंज अगर करना होता तो मुझे सारे पार्टनर्स की मंजूरी लेनी पड़ जाती। अच्छा, क्या उसी बिजनेस में रहते चेंज है? अगर उसी बिजनेस में रहते चेंज है तो मुझे मंजूरी एक्टिव से चाहिए या नॉन एक्टिव से चाहिए? मेजॉरिटी, और वो मेजॉरिटी सारे में से काउंट करना है या एक्टिव में से काउंट करना है? फिर सोच लिया, फिर सोच लिया, अबे फिर सोच लिया, फिर सोच लिया, सोचें सोचें सोचें। जाएं एक चक्कर लगा के जरा पार्टनरशिप को ढूंढें।
शाबाश शाबाश, ढूंढे 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 ढूंढे, जल्दी 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 जल्दी। जल्दी 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 जल्दी। हाँ जी, बीटा कैसे बीटा किया आप लोगों ने? मुझे बताइए बी में और सी में फर्क क्या है? अरे ये तो बताए, पार्टनर्स कितने हैं कुल मिला के? 5 की मेजॉरिटी क्या होगी? 50% से ऊपर जाना है, 3। अच्छा ये ऑल तो गलत है, और अगर ज़ोहेब से कॉन्सेंट मिल जाए तो कितने हो जाएंगे 5 में से? फिर भी एक और बंदा चाहिए होगा मेजॉरिटी पूरी करने के लिए, ये भी गलत है। बच गया बी और सी। अब बताएं, इफ एनी अदर पार्टनर या इफ मेजॉरिटी पार्टनर्स, इफ मेजॉरिटी पार्टनर ऑप्शन। अब आपको एक मजे की बात बताऊं, अब पता चला आई कैप क्यों घुमाता। जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट वाज नॉट ट्रू। अगर सारे पार्टनर्स दे दें, होगी मेजॉरिटी, 100% हो गया। अगर मेजॉरिटी पार्टनर दे दे, अगर सिर्फ ज़ोहेब दे दे, तो दोनों एक्टिव ने दे दिया, तो तीसरे से वो ऑटोमेटिकली पकड़ लेंगे। फारूक सिर्फ किसी एक को अपने साथ मिला ले तो वो स्टेटमेंट ट्रू नहीं। तो आई कैप इस तरह भी आपके नंबर काटने में इंटरेस्टेड होता है। दोनों एक्टिव है ना, दोनों एक्टिव है, तो वो ज्यादा अहमियत वाले वोट देंगे। फिर तीसरे से वो ऑटोमेटिकली करवा लेंगे। उनमें से भी गलत किया, देखिए ना, फारूक या ज़ोहेब को पकड़ ले या फारूक किसी और को पकड़ ले, तो बेहतर ऑप्शन क्या है? ज़ोहेब को पकड़ ले। तो सबसे खराब ऑप्शन क्या है? किसी और की तरफ चले जाए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, क्या था वहां पे? 2, 4, 5 और 7। अच्छा जी, 2, 4, 5 और 7 आपकी राय है। पहले 2 करें, 4 करें, 5 करें या 7 करें? जल्दी बताएं। 7 या 2 या 4 या 5? 5, पहले 5 करें। करीम सवाल पढ़े।
पार्ट ए से मुझे बताइए टॉपिक कौन सा? एजेंट? तो खुदा का खौफ खाओ, ये कौन है? अच्छा, और कोई? करीम एक 90 साल का किसान, कहाँ रहता है? एक दूर गांव में रहता है। करीम का बेटा भी है, क्या नाम है? वो कहाँ रहता है? अपने बाप को छोड़ के अब्रॉड। और बाप की एज क्या है? तो ये अच्छा कर रहा बुरा कर रहा? बुरा कर। उसने क्या किया, अपने फादर के लिए एक मेडिकल अटेंडेंट हायर किया। उसका नाम क्या है? जैन। जैन की ड्यूटियां में शामिल था कि उसने करीम का घर संभालना और सारे ऑपरेशंस को देखना। क्या इसको मैं एजेंट कह सकता हूँ? क्या मैं कह दूं कि ये करीम का एजेंट है? नहीं, ये उसका एजेंट काउंट नहीं होगा। जैन एडवर्टाइज्ड करीम, सॉरी, जैन एडवाइज्ड करीम टू सेल अ पोर्शन ऑफ हिज बैरन लैंड इन द आउटस्कर्ट्स, जो दूर दराज उसके जो लैंड है, जो खेत वगैरह हैं, उसको बेच दे, क्योंकि उसकी वैल्यू कम हो रही है विद द पैसेज ऑफ टाइम। करीम सोल्ड द बैरन लैंड टू जैन फॉर ₹5 लाख। तो करीम ने उसकी बातों में आके 5 लाख का लैंड किसको बेच दिया? उसी को बेच दिया। 28 फरवरी 2023 वाजिद विजिटेड हिज फादर and came to know that the land purchased by Zain from his father had a market value of ₹5। 50 लाख की चीज बाप ने उसको कितने की बेच दी हुई है? और क्यों बेची है? अनड्यू इन्फ्लुएंस था। एक बंदा डोमिनेटिंग पोजीशन पे है और दूसरी पार्टी को वो क्या कर रहा है? इन्फ्लुएंस कर रहा है। वाजिद कन्विंस्ड करीम टू फाइल अ सूट अगेंस्ट जैन। वाजिद कौन था? बेटा। टू सपोर्ट हिज फादर, वाजिद एग्री टू पे द प्रोफेशनल फी और तमाम खर्चे। उसने कहा, अब्बा जी आप केस करें, मैं आपको केस के सारे पैसे फराहम करूंगा, मगर ये मुलाजिम बच के जाना नहीं चाहिए। हाँ जी, अब बताएं पार्ट ए का आंसर क्या होगा? सबसे पहले आप बताएंगे कि इन दोनों के बीच में देयर एग्जिस्ट अ अनड्यू इन्फ्लुएंस। वो कैसे होता है? एक डोमिनेटिंग पार्टी है, एक सबमिसिव पार्टी है। जो डोमिनेटिंग पार्टी है वो अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठा के सबमिसिव पार्टी को कंट्रोल कर रही है। वो सारी कहानी आपने लॉ में एक्सप्लेन कर दी। फिर आता है नीचे एक्सप्लेनेशन। उसमें आप ये बताएंगे कि 90 साल का बाबा है, उसने फिड्यूशरी रिलेशन, देखें मेडिकल अटेंडेंट में और मरीज में एक रिश्ता था, कौन सा? फिड्यूशरी रिश्ता था। वो वाली बात बता दी। यस, तो ओल्ड है ना, ओल्ड है। 90 साल में कौन सी का मेंटल कैपेसिटी वर्किंग पे होती है? 90 साल में तो कुछ भी नहीं हो रहा होता, बंदे को अपनी होश नहीं होती कि वो कर क्या रहा है। उसके बाद आप क्या बताएंगे? डिसीजन। ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? नहीं। वॉइड है? नहीं। क्या है? वॉइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ द एग्रीव्ड पार्टी। और एग्रीव्ड पार्टी कौन सी है? चले पार्ट बी का जवाब दें। पार्ट ए में लैंड वापस मिल गया किसको? करीम को। और जो डैमेजेस हैं वो इक्वल एंड टू द एक्सपेंसेस। करीम ने प्रॉमिस किया अपने बेटे से कि अब ये लैंड मैं किसको दूंगा? तुम्हारे नाम पे ट्रांसफ़र कर दूंगा, और जो तुमने खर्चा किया है केस करने पे वो भी तुम्हें क्या करूंगा? रीइंबर्स करूंगा। एक वादा कर रहे हैं, 2 वादे कर रहा है?
2 वादे करेगा। लैंड ट्रांसफ़र करना, क्या कोई फॉर्मल एग्रीमेंट हो रहा है? क्या उसका बेटा उसे लैंड खरीद रहा है? विदाउट कंसिडरेशन पेमेंट हो रही है। विदाउट कंसिडरेशन पेमेंट हो रही है तो चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 3 में कहाँ पे जाऊँ? एक्सेप्शंस ऑफ कंसिडरेशन। उसमें 4 बातें हैं, नेचुरल लव, अगला गिफ्ट, अगला पास वॉलंटरी और अगला टाइम बार डेट। ये गिफ्ट है या नेचुरल लव है? ये नेचुरल लव। ये क्या है? और नेचुरल लव कब बाइंडिंग होता है? जब वो राइटिंग में हो और क्लोज रिलेशन हो और रिटर्न फॉर्म में हो, और तो ये उस वक्त वैलिड होगा जब ये सारी शर्तें पूरी हो रही होंगी। तो दूसरे का क्या करें? वो जो उसने खर्चा किया वो कैसे पूरा करें? वो किस में जाएगा? वो उसी टॉपिक में रहते हुए बताएं मुझे, पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज। और ये कब रिकवरेबल होती है? जब बंदा एडमिट कर लो। क्या वो एडमिट कर रहा है कि मैं तुम्हें, तो ये अब रिकवरेबल हो गए। आगे अपने पार्ट ए को आंसर करवाया चैप्टर नंबर 4 से, और पार्ट बी के 2 कॉन्सेप्ट्स पूछ लिए चैप्टर नंबर 3 से। ये है वो टाइप 3 लॉजिकल सवाल। इसके बारे में मैंने आपसे कहा था कुछ ऐसे सवाल आपके पेपर में मिलेंगे जो कि लेंथ में क्या होंगे, हैवी वेट्स होंगे, और ये उन 4 में से ज़रा कम हैवी वेट है। 2 और हैं वो उससे भी ज़्यादा तगड़े सवाल हैं। तो ये सवाल क्लियर हो गया। देखते हैं ICAP ने इसके बारे में क्या फरमाया। सवाल नंबर 5 है ना। ICAP ये कहता है कि इस सवाल में 26% बच्चे पास हुए। कितने? 26। पार्ट ए के बारे में ICAP कहता है एग्जामिनर्स डिड नॉट डिस्कस under the given circumstances Kareem may file a suit against them on the grounds of undue influence। यानी कि पार्ट ए में बच्चों ने इसको गलत आंसर किया, कोई फ्रॉड पे ले गया, कोई मिस्टेक पे ले गया, हालांकि आंसर किससे होना चाहिए था? पार्ट बी, examiners did not discuss that Kareem's promise to transfer the land to Wajid cannot be enforced. However, his promise to reimburse the expenses paid by Wajid in respect of the suit would be valid। यानी कि बच्चों ने वो वाली बात तो बता दी, कौन सी भला? नेचुरल लव वाली, मगर जो अगली बात थी वॉलंटरी पेमेंट वाली उसको डिस्कस सही तरीके से नहीं कर पाए, जिसकी बिना पे 26% बच्चे सिर्फ इस सवाल में आधे नंबर ले पाए। यानी कि 6 में से कितने लिए होंगे? 3। और आप लोग 6 में से कितने ले पाए होंगे अगर अटेम्प्ट किया होता? 4, 5, 2, 1, 1.5, आधा। पता है इसमें से एक ऐसा सवाल भी है जिसका रिजल्ट, सवाल का रिजल्ट 2% है। वो सवाल करें, हो जाए, टक्कर हो जाए खतरों से। तैयार है? पक्की बात है। चले सवाल नंबर 4, इसके ऊपर ही खड़ा हुआ था। अच्छा, फर्स्ट गो में ना जब आप इस सवाल को देखते हैं, मजे की बात बताऊं, ये सवाल समझ नहीं आएगा फर्स्ट गो में। अब पढ़े, ये मैंने पूरा स्क्रीन पे ले आया, तसल्ली के साथ पढ़े इस सवाल को। बल्कि काम करें ना, इसको लिखते हैं, तब से आप फारिग बैठे हुए हैं, बिस्मिल्लाह करें। सवाल है 10 नंबर का, आपके पास है 20 मिनट्स, लिखें। 20 मिनट दे रहा हूं, मैं भी देखूं कि 2% वाले बच्चे आप हैं या उससे ऊपर जा चुके हैं। जब आप सवाल को पढ़ेंगे ना, आपको FAR 1 वाली फील आएगी, मगर सवाल भी होगा। हाँ, मैथ वाले स्टेप करने हैं ना। चले मैं ओवरव्यू देता हूँ सवाल का। 2 इदारे हैं, एक इदारे ने
सोलर एनर्जी सिस्टम बाय करना है। अच्छा, बाय किसने करना है? एसटी ने। और प्रोवाइड कौन कर रहा है? पी। तो ऊपर की 4 लाइनों में तो कोई मसला नहीं है, यह है। प्राइस बताइए भी कितनी है? 12 मिलियन। अच्छा, 12 मिलियन का 1 गो में पेमेंट हो रही है? नहीं, 3 किस्तों में है। जब डिलीवरी करेंगे तो 50%, जब सेटअप कर देंगे तो 20%, और जब वो चलना शुरू हो जाएगा तो उसके 1 महीने के बाद कितना? बाकी का 30%। यहां तक तो कोई इश्यू नहीं है सवाल में, सिंपल है। अंडर द एग्रीमेंट, अब यहां पे चैप्टर नंबर 9 खुला। पीई एग्री टू पे 5000 पर डे अगर वो इन माइलस्टोन्स को अचीव ना कर सके। पेनल्टी याद पड़ा? तो एक पार्टी ने कहा कि अगर हम इन टाइमलाइंस को मीट ना कर सके तो हम क्या करेंगे? पर डे 5000 रुपया। दूसरी ने क्या कहा? अगर हम तुम्हें टाइम पे पैसे ना दे सके तो हमारे भी पेनल्टी क्या है? 1% पर मंथ। ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट, जब एग्रीमेंट बन रहा था तो कोई टैक्स वगैरह उस पर इम्पोज नहीं किया गया, मगर 10 दिसंबर 2022 गवर्नमेंट ने इम्पोज कर दिया क्या? 16% का कस्टम ड्यूटी। मुझे बताइए, इसको ऐड करने से क्या कॉन्ट्रैक्ट प्राइस बढ़ी होगी या कम हुई होगी? तो जो सप्लायर है वो बहाना लगा सकता है क्या कि अब वो मुझे महंगा पड़ रहा है, मेरे लिए उसको बेचना प्रॉफिटेबल वायबल नहीं है। चैप्टर 6 के अंदर अगर मैं जाऊं तो क्या ये उसको सुपर मीनिंग पॉसिबिलिटी काउंट करेगा? नहीं करेगा। यानी कि ये बहाना लगा के वो बच। ऑन 26 दिसंबर द कंसाइनमेंट ऑफ सोलर पैनल्स अराइव्ड इन पाकिस्तान। पीई शेयर द न्यू स्ट्रक्चर ऑफ ड्यूटी विद एसटी। उसने कहा ये ड्यूटियां पड़ गई हैं एंड डिमांडेड द एडिशनल पेमेंट ऑफ 1.5 मिलियन। क्या ये पैसे वो डिमांड कर सकता है? नहीं। अब डिस्कस द रेलेवेंट पोजीशंस ऑफ एसटी एंड पीई। अब आपने पहले एसटी बन के सोचना है और फिर पीई बन के सोचना है। अंडर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, यानी कि इसमें भी एसटी बनना है और पीई बनना है, और इसमें भी एसटी बनना है और पीई बनना है। पहला क्या है? पहला पार्ट, ऑन 27 दिसंबर 2022 एसटी रिफ्यूज टू पे द कस्टम ड्यूटी एंड रोक दिया पीई को फ्रॉम एक्सेसिंग द साइट ड्यू टू द प्राइस डिस्प्यूट। अब जरा पॉइंट 2 को छोड़ गए, पॉइंट ए सॉल्व करें। पॉइंट 2 को छोड़ दें, अब पॉइंट ए निकालें। अब सोचें क्या करेंगे पॉइंट ए में से, अब पॉइंट 1 में से। एसटी बन के भी सोचें और पी बन के भी सोचें। सोचो सोचो सोचो।
इस तरह का सवाल मतलब कब करना होता है? एग्ज़ाम के पहले घंटे में, अब से आखिर, ताकि बाकी सवालों का ये टाइम ना खाए, क्योंकि उसको पढ़ने पढ़ने में आप लोगों ने 20 मिनट निकाल देने हैं, जितने में कम से कम 10 नंबर का कोई और सवाल सॉल्व किया जा सकता है। तो मान के हम रिकॉर्ड करें, अब उसका बंद नहीं करना। कितनी देर से आए हैं आप? पेपर नहीं पास करना आपने? चलिए मुझे ये बताएं, बस सुन लें, मुझे बताइए, पीई ने कहा था कि जो नई ड्यूटी लगी है वो पे होगी, तो क्या वो पेमेंट बनती है उनकी? पक्की बात। अगर पीई इस झंझट में रहे बट स्टिल वो सोलर सिस्टम लगाने पहुंच जाए, और एसटी क्या कर रहा है उसको पॉइंट 1 में उसको रोक रहा है कि तुमने कमीशनिंग साइड पे नहीं आना, पीई वाले प्राइस डिस्प्यूट को मद्देनजर रखते हुए भी कह रहे हैं कि चलो हम आपको लगा देते हैं, मगर एसटी वाले लगाने नहीं दे रहे। क्या ये रेसिप्रोकल प्रॉमिस है कि एक पार्टी परफॉर्मेंस देने को तैयार है, दूसरी पार्टी उसको परफॉर्मेंस नहीं ले रही? तो अगर एक पार्टी परफॉर्मेंस देने को तैयार है, दूसरी पार्टी नहीं एक्सेप्ट कर रही, तो क्या जो पार्टी तैयार है उसको वॉइडेबल बना सकती है? क्या वो एग्रीड पार्टी काउंट की जा सकती है? तो अगर वो अपनी ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस देने को तैयार है, तो क्या हम उसको एक वैलिड टेंडर कह सकते हैं? वैलिड टेंडर है। और वैलिड टेंडर होने के लिए कितने फीचर्स पूरे करने पड़ते हैं? जो 6 बातें लिखी हुई हैं। इसका मतलब है कि एक पार्टी तैयार है, दूसरी पार्टी तैयार नहीं है, तो जो पार्टी तैयार है वो साबित अगर कर दे कि वो 6 फीचर्स पूरे कर रहे हैं, प्राइस डिस्प्यूट को सामने रखते हुए भी वो कहते हैं कि हम आपको ये सिस्टम लगाने पे तैयार हैं, और वो रोक रहे हैं, तो फिर अब जिम्मेदारी किस पे जाएगी? एसटी पे जाएगी। किस पे जाएगी? अब इसको सामने रखते हुए मुझे बताइए कौन कितना डैमेज देगा? क्योंकि देखें, ऑल्सो आइडेंटिफाई द रेमेडीज इफ एनी अवेलेबल टू बोथ एसटी एंड पीई। तो बताइए, रेमेडी, ब्रीच, डैमेजेस कौन क्या क्या कितने करने देगा? सोचें। फिर सोचें, पेनल्टी कब होनी थी? पेनल्टी कब होनी थी? ऑन द फेलियर टू पे द अमाउंट ऑन ड्यू डेट्स। उसके तो बारी भी नहीं आई। ये सिस्टम इन्होंने मंगवाया किसके लिए? अगर मैं पी की बात करूं तो ये सिस्टम किसके लिए मंगवाया है? एसटी के लिए मंगवाया है। अगर एसटी परचेज नहीं कर रही तो मार्केट में बेचना पड़ेगा, सस्ता करके बेचेंगे, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट प्राइस एंड, तो ऑर्डिनरी डैमेज क्लेम किया जा सकता है। आप दूसरी पार्टी का सोच के बता दें। किसी भी हालत में वो जो 16% का कस्टम ड्यूटी है, क्या वो पेएबल होगा? वो पेएबल नहीं होगा। तो एसटी अगर कोई नुकसान उसको हो रहा है तो वो उससे उसकी रीजनेबल कंपनसेशन डिमांड कर सकते हैं, और अगर नुकसान नहीं हो रहा तो कोई रीजनेबल कंपनसेशन डिमांड, तो ये साबित करना पड़ेगा कि नुकसान हो रहा। वो साबित कहाँ पे करेंगे? कोर्ट में साबित करेंगे। अब पॉइंट 2 देख लें। अब पॉइंट 2 आप लोग करेंगे।
थ्रेटन का वर्ड जब आप लोगों ने पढ़ा तो कुछ जहन में आया? क्या जहन में आया? क्या जहन में आना चाहिए था? क्वेश्चन। इसका मतलब है कि अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी को थ्रेट कर रही है, उसके ऊपर क्वेश्चन एक्सरसाइज कर रही है, तो जिस पे एक्सरसाइज हो रही होगी वो पार्टी क्या कहलाएगी? जो कर रहा है वो डिफॉल्टिंग पार्टी। आप सोचें इसका आंसर क्या बनेगा? ये जो 2% बच्चे हैं ना, अगर इस सवाल को इतना भी तोड़ के लिख देंगे तो बहुत है, तो बहुत है। मतलब जो 2% बच्चे आई के बता रहा है, शायद उन्होंने भी इसको ऐसे ही कुछ ना कुछ ढूंढ ढांड के लिख लिया होगा, जिससे वो कम से कम कहाँ तक पहुंच गए होंगे। को 2-4 नंबर यहाँ से निकाल रहे हो, 2-3 नंबर यहाँ से निकाले, 5 तक वो फिर भी देखो ना, थ्रेटन का वर्ड सामने आया, क्वेश्चन जेन में आ गया। 16% वाला पॉइंट आप लिख सकते थे कि ये क्लेमेबल नहीं है। उसके बाद ये तो अचीव ही नहीं हुआ क्योंकि अभी तक कोई स्लॉट, कोई ड्यू डेट आई ही नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब बताएं 2 का ऑप्शन, 2 का आंसर क्या होगा? सेकेंड लाइन का एक वर्ड पढ़ें, रीइम्बर्स्ड कस्टम ड्यूटी। या रीइम्बर्स क्या होती है? जो कस्टम का खर्चा हुआ है 1.5 मिलियन, वो उसको क्या करना, जब एक दफा वापस कर देंगे तो इम्प्लाइडली हमेशा इनको वापस करना पड़ेगा। जब एक दफा वापस कर दिया, वो चीज जो कि असल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं थी, एक दफा वापस करने पे क्या होगा? अब वो लोग चौड़े हो जाएंगे। अब जो खर्चा पड़ेगा अलग से, वो क्या कर रहे होंगे? इनसे क्लेम कर रहे होंगे। सोचें। क्योंकि देखें ना, असल कॉन्ट्रैक्ट में तो वो 1.5 मिलियन कहीं भी नहीं थे। तो अब अगर उसको पे कर रहे हैं तो क्या मैं कह दूं कि असल कॉन्ट्रैक्ट को चेंज किया जा रहा है? क्या नया बन रहा है? एग्जिस्टिंग में चेंज कर रहे हैं? ऑल्ट्रेशन है, नोवेशन है? ऑल्ट्रेशन। तो इतनी बातें भी अगर आप लिख देंगे सवाल में तो कोई मजायका नहीं है। कुछ ना करने से बेहतर है कि कुछ ना कुछ एग्जाम में करके आना। तभी ये सवाल दिया था आपको, ताकि आप लोग फंसे इस सवाल पे, सोचें, दिमाग चलना चाहिए था इस सवाल पे। इसको लिख लें, ये आपने अगली क्लास से पहले लाजमी सॉल्व करके आना। इसको लिख लें, अगली क्लास से पहले, परसों से पहले आपने इसको क्या करना है? लिख के आना है, लाजमी। स्प्रिंग थिंग्स। क्वेश्चन 2 पे आ जाएं। ये जरा हल्का सवाल है, पार्ट ए पढ़ें। नहीं, बस मतलब जितना लिख सकते हैं उतना लिखते जाए। जितना गहराई में घुसेंगे, नंबर इतने नहीं थे कि आप हर चीज़ के लिए, अगर तो लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है। मैं नेक्स्ट क्लास से पहले उसको चेक जरूर कर दूँगा। इसको सेव रखिएगा अपने पास, ठीक है? हाँ जी, इसका पार्ट ए देखें। टॉपिक कौन सा है? पार्टनरशिप। शाबाश। पहला ए पार्ट का टॉपिक बता दें। पार्टनरशिप नहीं है, एजेंसी है। और एजेंसी की अथॉरिटीज होती हैं, एक एक्सप्रेस, दूसरी एम्प्लाइड, तीसरी इमरजेंसी, चौथी ऑस्टेंसिबल।
अब सवाल पढ़ के बताएं यहाँ पे कौन कौन सी अथॉरिटी को वो एक्सरसाइज कर सकता है। एक बंदा उसको अपॉइंट कर रहा है कि तुमने परिंदों का ख्याल रखना है, या परिंदे बेचनी है या खरीदनी, क्या करना। फॉर परचेजिंग 100 बर्ड्स, और अपनी कस्टडी में रखना है अनटिल द बर्ड्स आर सोल्ड। तो परचेज करना और अपनी कस्टडी में रखना, ये अथॉरिटी एक्सप्रेस है या इम्प्लाइड है? एक्सप्रेस है। तो ये दो काम तो उसने करने करने हैं। अब सोच के बताएं इसके अलावा क्या क्या कर सकता। परिंदे हैं, परिंदों में एक मसला होता है, मर सकते हैं, बहुत जल्दी बीमार हो जाते हैं, पेरिशेबल नेचर के होते हैं। तो एमरजेंसी में अगर कोई बीमारी लग जाए या उसके प्रिंसिपल को कोई ना कोई लॉस आ रहा हो, तो उस लॉस को मिटिगेट कौन करेगा? तो इसकी दो अथॉरिटीज़ हो गई, एक तो जो एक्सप्रेस दे दी है वो, और एडिशनल हमेशा साथ कौन सी चल रही होती है? इमरजेंसी वाली। आप पार्ट बी देखें। एंड डोंट टेल मी कि ये रट्टे वाला सवाल नहीं है। हमने ऐसे बहुत सारे सवाल देखे थे। ज़हन में आ रहा है? क्या ज़हन में आ रहा है? चैप्टर 13 के शुरू में दो लिस्टें हैं, एक वो जो काम कर सकता है इम्प्लाइडली, और एक वो जो काम। तो 8 नंबर के लिए। अब इसको मैं लॉजिकल सवाल काउंट करूं, ये टाइप 2 है, ये टाइप 2 सवाल है। 34 नंबर का तो वैसे रटा था, और क्या ये रटे से कम है? उसमें ऐड कर लेते हैं फिर। 34 और 8 कितने हो गए? 42। पार्ट सी देखें। एक ही सवाल में एजेंसी भी है, पार्टनरशिप भी है, और आगे नेगोशिएबल भी कुछ आ रहा है। आई क्या कुछ भी कर सकता है। बिल ऑफ एक्सचेंज या कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हो, सुनिएगा बात। चलें बीओई की बात कर लेते हैं। ड्रॉ ने बीओई बना के पेई को दे दिया, ऐसे ही होता है, और पेई से कहा कि ड्रॉई से जाके इसकी पेमेंट करवा लेना। यही होता है, इसमें कोई चेंज होता है? ऐसे ही होता है ना। ड्रॉ बनाता है, किसके नाम पे बनाएगा? किसके नाम पे बनाएगा? और किसको देगा? पेई को देगा कि जाके किससे कैश करवा लो। जब पेई भाई पहुंचेंगे ड्रॉई के पास कि मुझे ये कैश कर दो, तो ड्रॉई एक्सेप्ट करने से पहले दो चीजें बड़े गौर से देखता है। एक, नंबर 1, क्या बिल ऑफ एक्सचेंज सही बना होगा? नंबर 2, क्या ये सही से एंडोर्स हुआ? तो इसमें 4 नंबर के लिए आपको 2 डिफरेंट फीचर्स बताने थे। पहला, बिल ऑफ एक्सचेंज के वैलिड एसेंशियल्स, एंड सेकंड, एंडोर्समेंट के वैलिड एसेंशियल्स। मैं रिपीट करता हूँ। जब पेई बिल ऑफ एक्सचेंज लेके जाता है किसके पास? ड्रॉई के पास। तो ड्रॉई ने क्या करना होता है? ड्रॉई ने क्या करना होता है? एक्सेप्ट करने से पहले 2 चीज़ें वेरीफाई करनी होती हैं। क्या ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज बना है वो सही बना है कि नहीं बना, एंड सेकंड, ये सही से एंडोर्स हुआ है या। तो आपने
ये बातें लिखनी थी, उनके एसेंशियल्स लिखने थे। अब अगेन, क्या ये रटा नहीं है? क्या ये क्रैमिंग नहीं है? अगर मैं ये सवाल गायब कर दूं, सिर्फ इतना सवाल लिखूं कि बताएं एक ड्रॉई है, सॉरी एक पेई है जो कि ड्रॉई के पास गया है और उसने एक्सेप्ट करना है, बताएं क्या क्या चीज़ें वो वेरीफाई करेगा। तो इट कैन बिकम अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। अब 4 नंबर ऐड कर दें, 34 जमा 8 जमा 4 कितने हो गए? कितने हो गए? 34, 38, 46। पार्ट डी पढ़े। तो जब खुद को भी इशू हुआ होगा तो एंडोर्स ही हुआ होगा ना। जब एक बंदा बना के दूसरे को देता है, एंडोर्समेंट तो वो भी कहलाता है। एंडोर्समेंट तो डे 1 से स्टार्ट हो जाती है। जब से ड्रॉर ने पे को दिया, इट इज़ ऑल्सो एंडोर्समेंट। फिर जैसे जैसे वो आगे जाता जाएगा, हर स्टेप पे क्या चीज़ ऐड होती जाएगी? एंडोर्समेंट। ये पॉइंट पढ़े। एंड डोंट टेल मी कि ये रटा नहीं है। होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस मुझे पूरी करनी पड़ती? अब क्या ये लॉजिकल सवाल है? बताएं, क्या ये लॉजिकल सवाल है? नहीं। दिस इज ऑल्सो तो उसमें 3 नंबर और ऐड कर लें। फिर कहानी कहाँ तक पहुंची है? 49। आधा पेपर क्रैमिंग से भरा हुआ। 34 का टाइप 1 मुझे मिल गए हैं और तकरीबन 16 नंबर या 15 नंबर के मुझे टाइप 2 सवाल मिल गए। अब अगर वो सवाल जो था ये वाला, ये सही नहीं भी हुआ, कुछ नहीं किया, छोड़ा है, खाली नहीं लिख कर आए कुछ भी, या फिर भी मैं 90 में से पास नहीं हो सकता? जिस पेपर में 50 नंबर ही रट्टे के छुपे हुए हैं और अभी मैंने एमसीक्यूज काउंट नहीं किए, क्या उस 50 में से मैं 35 भी नहीं ले सकता? मैं 40 भी नहीं ले सकता? या मैं 30 भी नहीं ले सकता? 30 भी अगर लिए हो और एमसीक्यूज में से 10 नंबर भी ले लिए हो, कितने बन गए हैं? चले, ये सवाल नहीं आता, छोड़ दिया, आगे चले जाते हैं। इसका जो पार्ट ए था, 4 नंबर में से ए का तो नंबर निकाल लिया होगा इस पार्ट ए में से। अच्छा, फिर आगे आता हूँ, ये वाला नहीं आता, क्वेश्चन नंबर 4, कोई बात नहीं, ये आसान था, इसमें तो कहानी समझ आ रही थी। तो ये 6 नंबर में से कोई 3 ले लें आप, 3 और 1 4, पीछे रह गए 6। अच्छा जी, 6 रह गए। ये भी देखते हैं 7 इसमें क्या है। 6, ये सवाल था परफॉर्मेंस के ऊपर, जो अजलों से आए क्या पूछ रहा है, जॉइंट प्रोमिसर्स और प्रोमिसी वाला, जिसमें हम लोग एक रूल लगाते हैं, सब्जेक्ट को नहीं तोड़ना और ऑब्जेक्ट को हम लोग, ये बिल्कुल पास्ट पेपर से उसने उठाया हुआ सवाल, एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट है। और हाउ मैनी मार्क्स? 5 मार्क्स। तो सर जी पास तो बंदा हो सकता है, मगर शर्त क्या रखी थी हमने? एक अच्छी क्रैमिंग फिर भी हमें ना चाहते हुए भी करनी पड़ेगी अगर आपने इस पेपर को वाकई में निकालना है। तो अगर लेके बैठना तो फिर लेके बैठे रहे। हाँ जी जी, हाँ जी। तो 8 का ए का 1 अलग पेज पे, 8 का ए का 2 अलग पेज पे और 8 का बी अलग पेज पे। चले जी, ये सवाल करें, उसके बाद छुट्टी करते हैं। ये 7 देखें जरा, ये भी आसान सवाल है, बता, लंबा है लेंथ में, मगर कॉन्सेप्ट आसान है। देखें, टॉपिक बस मुझे निकाल के बताएं कि क्या टेस्ट किया जा रहा है।
करीब करीब चले गए हो, गुड। उससे पहले क्या हो रहा है? कंटिंजेंट भी है। और बताएं। ठीक है, कर कुछ और रहा है, बिल्कुल हो सकता है। आफ्टर ग्रेजुएटिंग, अब देखते हैं, उसके बाद एंड करते हैं, लास्ट 10 मिनट्स। आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम Pelican College of Arts and Design, Kamran Shah opened an art gallery in Karachi to showcase his paintings. However, the gallery did not generate much public interest despite his extensive efforts. ये किसने लगाई थी? कामरान भाई। कामरान अपने उस्ताद के पास गया, उसका नाम है आदिल, जो कि उस पी कैड का क्या है, उसी कॉलेज का क्या है, ओनर है, जहाँ से उसने क्वालिफाई किया था। उसने एम्फसाइज किया कि भाई तुम अपनी जो पेंटिंग्स हैं उसको अगर तुम रिकग्नाइज करवाना चाहते हो तो तुम्हें कुछ ना कुछ एफर्ट करनी पड़ेगी मजीद। कामरान रिक्वेस्टेड आदिल, अब जैसे उसने कहा तो उसने कहा मेरा प्रोफेसर है, मेरी हेल्प करेगा। उसने कहा सर एक काम करें, मेरी पेंटिंग्स को ना ये इसी कॉलेज के जो एनुअल एग्जीबिशन है ना, जो 31 मार्च 23 को होनी है, वहाँ पे शोकेस कीजिए रखते हैं। Adil informed Kamran that he has already invited various artists. अब प्रोफेसर जोश में आ गया, उसने कहा यार देखो बात ऐसी है कि हमने ऑलरेडी ना बहुत फेमस लोगों को तो बुला दिया for displaying their work. However, one of the artists, Suhail Khan, has still not responded. हाँ, एक ऐसा बंदा है जिसने अब तक हमें रिस्पॉन्ड नहीं किया। आदिल ने प्रपोज किया कि अगर सुहेल रिफ्यूज कर दे पार्टिसिपेट करने से तो फिर हम तुम्हें जगह दे देंगे। कौन रिफ्यूज करे? एक बंदा डिपेंड कर रहा है एक फ्यूचर अनसर्टन इवेंट पे। कैन आई कॉल दिस अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट? चले अब आगे जरा आप लोग पढ़ते। अच्छा, ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट कब पूरा होगा? जब सुहेल या तो एक्सप्रेसली कह दे कि मैं नहीं आ रहा, या इम्प्लाइडली उस दिन अपनी पेंटिंग शेयर ना करे। दोनों केसेस में सुहेल की जगह पे कौन आ सकता है? कामरान आ सकता है। चलें अब आगे चलें जरा, अब आगे मुझे बताएं क्या होगा। चले मैं करता हूँ। आदिल प्रपोज टू कामरान दैट इफ सुहेल रिफ्यूज टू पार्टिसिपेट इन द एग्जीबिशन, तुम अपनी पेंटिंग्स लगा लेना मगर कुछ शर्तों पे। पहली शर्त क्या रखी? कामरान क्या पे करेगा? 50,000 रुपया रॉयल्टी ऑन एवरी पेंटिंग सोल्ड। एग्जीबिशन के बाद कामरान अपनी पेंटिंग्स पूरी कराची में कहीं और बेच। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ, क्या उसने उन पेंटिंग्स की गुडविल बेचती थी? गुडविल क्या होती है? एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड की जो एक्सेप्शन है वो क्या है? गुडविल। अगर आपने गुडविल बेचती है तो आप वो वाला काम कहीं और नहीं कर सकते, मगर यहाँ पे उसने क्या गुडविल बेची है? नहीं, तो ये वाला काम वो कहीं और कर सकता है। इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट, जो फैसला आदिल लेगा वो फाइनल होगा और आप उसको चैलेंज नहीं कर सकते। एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ, Kamran must submit the details of his painting 15 days before the exhibition, which is compulsory requirement. देखिए अगर तो 15 डेज तक उसकी पेमेंट नहीं आती, उसकी पेंटिंग नहीं आती, तो इम्प्लाइडली क्या माना जाएगा कि वो बंदा उस एग्जीबिशन में शिरकत नहीं कर रहा, तो ये है इम्प्लाइड। और अगर वो बता दे, मैसेज करके, कॉल करके, एक्सप्रेसली बता दे, तो वो एक्सप्रेस अपने आप को विड्रॉ कर रहा है, जिसकी वजह से कौन आ सकता है? तो ये शर्त जो है 15 डेज वाली, ये किस पे और एप्लीकेबल भी हो रही होगी? ये जो है क्या नाम है इसका, सुहेल पे भी हो रही है और कामरान पे भी हो रही। कामरान एग्री टू हैव द अबव टर्म्स साइंड ऑन 5 मार्च। अच्छा, कामरान ने साइन कर दिया है, तो अगर कामरान ने साइन कर दिया है
पहली चीज 50,000 रुपया बेचना कुछ हद तक वैलिड लग रही है। दूसरा कि वो और कहीं नहीं बेचेगा। अगर मैं इस चीज पे साइन कर दूं तो क्या एक वॉइड को मैं वैलिड में कन्वर्ट कर दूंगा? नहीं। अगर मैं इस पे साइन करूं कि मैं अपनी पेंटिंग्स नहीं बेचूंगा कराची पे, ये क्या है? ये वॉइड है। और एग्रीमेंट इन द स्टैंड ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स भी क्या होता है? वॉइड। अगर मेरे साइन हो भी गए तो क्या वो वॉइड को वैलिड में कन्वर्ट कर देंगे? चलिए अब आगे तो पढ़ सकते हैं, आप पढ़े आगे। डिफाइन कर दिया, उसके बाद बता दिया कि ये हमें कंटीजेंट लग रहा है। जो कब पूरा होगा? जब यहाँ एक्सप्रेसली वो इनकार कर दे या उसकी पेंटिंग्स 15 डेज में ना आए। उसके बाद आप बताएंगे कि ये इनमें से कौन सी बातें वैलिड है, कौन सी बातें इन्फोर्सेबल हैं, कौन सी नहीं है। इन चार, ये इन्फोर्सेबल है, ये इन्फोर्सेबल नहीं है, ये भी नहीं है, और ये है। और क्यों है क्यों नहीं है उसकी रीजन साथ आ जाएगी। हाँ जी, पार्ट बी में क्या हो रहा है? उसने कहा था कि मैं तुम्हें क्या दूंगा? क्रेडिट दूंगा। मगर जब पेंटिंग्स लगाई गई तो उसका नाम नहीं आ रहा। अब बताइए क्या है? चैप्टर बताइए ना। 4 में क्या? या फ्रॉड होगा या मिसरिप्रेजेंटेशन होगी, दोनों बातें, दोनों बातें। अगर तो वो जान के कर रहा तो क्या होगा? और अगर उसकी नीयत नहीं है मगर उसे हो गया तो आपको दोनों बातें लिखनी पड़ेंगी, क्योंकि सवाल खामोश है। आई के अपने भी इसको 2 आंसर दिए हैं। उसने उसको पहले बताया विद रिस्पेक्ट टू मिसरिप्रेजेंटेशन, और फिर बताया विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉड। ये सवाल में लिख कर आ सकता है क्या? इतनी आप से मैं उम्मीद लगा सकता हूँ। अब तो पेपर भी करीब है, कभी ना कभी तो लिखना ही है। हो जाएगा पक्का? 2 काम करने हैं। एक तो ये 2 सवाल लिखने हैं, और ऑटम 23 के एक दफ़ा एमसीक्यूज घर से खुद प्रैक्टिस करके आना, ताकि जब आप डिस्कस करें परसों तो एक अच्छी फील आए कि यार मैंने भी घर पे इसको अटेम्प्ट किया। हो जाएगा? श्योर? चलिए ऑटम 23 के लिए मुलाकात करते हैं परसों। रब रखा।